तो आपको पता है कि ऑब्वियसली जो रिएक्शन आया है, जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है, उसके बाद आपको पता है कि टैक्सों की भरमार है। खुद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी बैकफुट पर थे। तो कल प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम एक रिलीफ दिया आवाम को, अपेरेंटली जो तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया, अराउंड 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी। लेकिन उसके साथ ही दूसरा फैसला हमने ये भी देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। एंड एट द सेम टाइम जो कल हम बात कर रहे थे कि एक काम इस गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर इस दफ़ा हम टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया कि ऑलमोस्ट अराउंड 11 रुपये फी यूनिट उनकी जो बिजली है उसकी कीमत में कमी का फैसला किया गया है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब कोई समझ आ रही है? कारण जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कल दो स्टेटमेंट सेपरेटली आई, पहले कि एक सनती पैकेज 200 अरब रुपए का उसका ऐलान किया गया, उसके बाद फिर दूसरी स्टेटमेंट आई कि आवाम के लिए से भी पहले एक बहुत बड़ी रिलीफ आ गई जी कि 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। और वो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स तमाम ने जिस तरीके से उसको ब्रेकिंग खबर करके चलाया, और मुझे दुख हो रहा था कि मीडिया आप जो है वो अपना उसने माइंड अप्लाई करना छोड़ दिया है। सबसे पहली बात यह कि जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है उसका वज़ीर-ए-आज़म की रिलीफ से क्या ताल्लुक है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने कोई बजट से सब्सिडी दे दी है जहां से उन्होंने तेल की कीमत में कमी कर दी है? एक आपका फोर्टनाइटली एक डिसीजन होता है कि जो मार्केट प्राइस होती है उसमें जो भी रद्दोबदल होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है और पास ऑन कर देती है कंज्यूमर्स को। तो जब फिर अभी उन्होंने सिर्फ एक जरूर उन्होंने बेनिफिट दिया है कि जो डिसीजन 15 की रात को गालबन इंप्लीमेंट होना था, वो 16 की रात को अब उन्होंने अभी से 15 से कर दिया, एक दिन पहले कर दिया कि लोगों ने घरों को जाना, ये जरूर हो सकता है। लेकिन उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि बजट से कोई सब्सिडी दे के या किसी और तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल की कीमतों में काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है ना कि जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो हुकूमत के ऊपर ही तनकीद होती है ना। नहीं तो नहीं, ठीक है, अवाम को कैसे रिलीफ दे दिया ना? मेरा सवाल ये है कि अवाम को तो रिलीफ उस चीज़ का होता है जो बजट से कोई चीज़ दे दी हो। बिल्कुल ये बात ठीक है, अगर तेल की कीमत कम है उसका बेनिफिट हुकूमत को जाएगा, ठीक है। अगर उसका इंक्रीज आया है उस तेल की कीमत में, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो भी हुकूमत को जाएगा, उस चीज़ से तो हम डिनाई नहीं कर रहे। बट द पॉइंट हियर इज प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ से रिलीफ दे दिया ना? ये तो एक आपके मार्केट का मैकेनिज्म है जिसके तहत कीमत कम हुई, और उसी मार्केट मैकेनिज्म पे जब कीमत बढ़ती है तो उसका डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक प्रेशर उसके ऊपर आता है। तो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अब कल एक और जो प्रेस स्टेटमेंट आई जो इस पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी पहले आई, वो ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने सनती जो सारिफीन है उनकी कीमतों में, जो बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। दिस इज वेरी ट्रिकी डिसीजन। हुआ इस दफ़ा ये कि जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है नेपरा बिजली की कीमतों की डिटर्मिनेशन करता है, और उसके बाद वो जो डिटर्मिनेशन होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अब जो नेपरा की डिटर्मिनेशन होती है, या तो हुकूमत उसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर देती है, या अगर वो समझती है कि नेपरा ने बिजली की कीमत में ज़्यादा इजाफा कर दिया, हम इतना पास ऑन नहीं करते, तो उसमें जो सब्सिडी होती है वो गवर्नमेंट सब्सिडी अप्रूव कर देती है। नेपरा ने जो इस दफा डिटर्मिनेशन की उसमें एक जो फैक्टर होता है क्रॉस सब्सिडी का, कि जो पाकिस्तान के सनती सारिफीन है जो बिजली की कीमत है उससे ज्यादा वो कीमत पे करे, और ये सिर्फ कामरान सनती सारिफीन ही नहीं ये कीमत पे करे, मैं और आप भी जो असल बिजली की कीमत है उससे ज्यादा पे कर रहे हैं। अब हुआ यहाँ पे ये कि नेपरा ने फैसला ये किया कि ये जो आप इंडस्ट्री को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो, इंडस्ट्री से पैसे लेके आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो बजाय बजट से पैसे देने के, ये आप नहीं करेंगे। इनकी कीमत आप जो एक्चुअल इनसे आप रिकवरी बनती है कीमत की वो आप इसको चार्ज करेंगे, विच इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि आप बजट का बोझ आप सनती जो सारिफ है उसके ऊपर नहीं पास ऑन कर सकते। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। टोटल जो क्रॉस सब्सिडी है वो 676 अरब रुपए थी इस साल। उस 676 अरब रुपए में से जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो पे कर रहा है 240 अरब। बाकी कौन पे कर रहा है? 436 अरब वो कौन पे कर रहा है? वो जो रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक रेजिडेंशियल में, और आप कंज्यूमर कर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कल दर्द तो आया, लेकिन सनत का दर्द उनको बहुत ज्यादा जोर से आया, लेकिन जो वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उसकी क्रॉस सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर ने क्यों निकाल खत्म की? मतलब इन प्रिंसिपल अगर आपने ये फैसला किया था कि जो गरीब सारिफीन है उनको अगर आप फंड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और अक्रॉस द बोर्ड था, इंडस्ट्री भी दे रही है, बाकी रेजिडेंशियल जो कंज्यूमर है वो भी दे रहे हैं, तो फिर अगर आपने ये फैसला किया था कि ये नाइंसाफ़ी है कि क्यों आम लोग या रेजिडेंशियल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बोझ बर्दाश्त करे जो गरीब सार्फिन है, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड ये पॉलिसी होनी चाहिए थी। फिर गवर्नमेंट अपनी जेब से दे,
जो देखिए, आप गरीब सब्सिडी दे सार्फिन है। सकते हो, आप बजट से सब्सिडी दे दो, नहीं दे सकते तो फिर मेरे से क्यों लेके आप सब्सिडी दे रहे हो? जो हम कल भी बात कर रहे थे, बल्कि कहीं पे किसी और जगह पे ये बात हो रही थी जी, किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद लिया तो उस पर ट्रिपल टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। क्यों भी? जब आप उससे इनकम टैक्स आपने किसी से ले लिया और इनकम टैक्स पे करने के बाद उसके पास जो रकम बच जाती है वो उससे जहाज खरीदे, साइकिल खरीदे, गाड़ी खरीदे, इसका गवर्नमेंट से क्या लेना देना? आप उसकी कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाओ, आप उसकी जो एक एसेट खरीदा जा रहा है, एसेट के ऊपर इनकम टैक्स आप क्यों लगा? और ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से बड़ी एक आप कह सकते हैं कि अजीब हो गया है कि जो शख्स पैसा कमाता है, अगर फर्ज करें कि जिसकी अगर लेट से सैलरी महाना 20 लाख है, 30 लाख है, आपको भी पता है कि जिसकी 20-30 लाख सैलरी होगी उसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंस होगी ना, अपनी स्किल की वजह से, अपनी किसी सलाहियत की वजह से वहां पे पहुंचा होगा, तो उसको एक्नॉलेज करने के बजाय आप कहते हैं कि अच्छा जी वो तो आप फिर उससे आप कर लेंगे भत्ता वसूल करने की कोशिश करते हैं। आज एक और भी माइंडसेट की भी बात है। आज सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी और चूंकि आपको पता है कि हुकूमत ने बच्चों के दूध के ऊपर भी एक टैक्स लगाया है, 18% GST। तो जो एक ही पाकिस्तान में कंपनी है जो बच्चों का वो जो मिल्क है, पाउडर वो बनाती है, वो नेस्ले पाकिस्तान है। तो नेस्ले पाकिस्तान के जो रेप थे वो कमेटी की मीटिंग में विद द प्ली कि आप ये 18% GST फौरी ना लगाएं, ये कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप इसको ग्रेजुअल 5% इस साल लगा लें, अगले साल 10 कर लें और फिर 18 पे ले जाए। वहाँ पर जो सेनेटर फारूक एस नाइक हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े एक सीजन पॉलिटिशियन भी और बड़े ही सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीब मंतक वहाँ पे दी। उन्होंने ये नेस्ले पाकिस्तान का मुनाफा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप इनके ऊपर 18% GST लगा और कंपनी उनका 18 ने लगाए 10 लगा दे, कंपनी GST अपनी जेब से पे करे। कंपनी क्यों अपनी जेब से पे करे? मतलब अगर एक कंपनी बिजनेस कर रही है क्या पाकिस्तान में और वो अपना टैक्स दे रही है और वो जाहिर है जो कंपनी अपना दे रही होगी, जो भी 1 लाख रुपया इनकम अपना दे रही है, इनकम टैक्स 1 अरब रुपया दे रही है, जो उसकी आमदन है वो FBR जाने और कंपनी जाने। ये कैसी एक लॉजिक आप दे रहे हो कि नेस्ले पाकिस्तान में काम कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो जो GST हुकूमत ने अभी लगाया है बच्चों के दूध के ऊपर भी और पैकेज मिल्क के ऊपर भी, वो कंपनी अपनी जेब से GST। और मैं हैरान हूं, देखें फारूक एस नाइक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े सीनियर लॉयर हैं, कि उनको इस चीज का पता नहीं है कि GST कैसे कंपनी अपनी जेब से तो नहीं देगी ना, वो तो एंड कंज्यूमर से ही आपने लेनी। वो फिर चेयरमैन FBR ने बोला भी, उन्होंने कहा जी ये GST है, ये आप कंपनी को चार्ज नहीं कर सकते, ये कंज्यूमर को ही पास ऑन होना होता है। तो मुझे समटाइम्स लगता है जो इस तरह की लॉजिक अच्छा, अब इसमें जो हम क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं, अब जो ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से सामने आया, जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी कि क्यों आखिर जो इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, तो उसमें एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्वियसली जब बिजली की या एनर्जी की जो कॉस्ट बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आप बेशक पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को बेचें या एक्सपोर्ट करें तो आपकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो गुड्स हैं, कंपैरेटिव नहीं रहती। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि इस इकदाम से एक तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसमें इजाफा होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पाकिस्तानी गुड्स हैं वो कंपैरेटिव होंगी। डू यू थिंक अगर ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है कि चलें ठीक है, एक तरफ हमने कड़वी गोली खा ली, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू कर देती है, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाता है, नए रोजगार के मौके आते हैं, तो उस चीज को तो फिर वो ऑफसेट कर जाता है ना, अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखें। देखिए, इससे फायदा हो, लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी जो कॉस्ट उसमें कमी होनी चाहिए। मैंने जैसे पहले बोला, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप इस बात की सजा नहीं दे सकते कि बजट में पैसा नहीं है तो आप जाके रेजिडेंशियल कंज्यूमर को आप सब्सिडाइज करो। बट ये फार्मूला 676 अरब जो टोटल कॉस्ट है उसमें से जो 240 अरब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दे रहा है वो तो आपने सेट असाइड कर दिया, बाकी जो 436 अरब है जो मैं आप और बाकी जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर दे रहा है, कमर्शियल कंज्यूमर भी इसमें शामिल है, उनका प्राइम मिनिस्टर को दर्द क्यों हुआ? मेरा इसके ऊपर ये सवाल है। दूसरी दर्द तो ये इसलिए नहीं हुआ, और दूसरा तो वो तो अब बिजली की कीमतों में भी जो इजाफा आ रहा है। अब ये देखें ना, ये दो बड़ी चीजें जो कल हुई हैं। अब हमने ये चीज़ पहले ही रिपोर्ट कर दी थी, अपने प्रोग्राम में नाज़रीन को बता दिया था कि IMF को यकीन दहानी करा दी गई है कि बिजली की कीमत में 5 से 7 रुपए फी यूनिट इजाफा आ रहा है और ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगा। कल नेपरा ने उसको डिटर्मिनेशन को अनाउंस कर दिया है, जिसके तहत एवरेज जो बिजली की कीमत में इजाफा होगा रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट है। अगर आप उसको रुपयों में ट्रांसलेट करें, GST का इम्पैक्ट डाल के कोई 570 अरब रुपया इजाफी सारिफिन से वसूल किया जाएगा। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा बोझ सारिफ के ऊपर डाला गया है। इससे पिछले साल भी बिजली की कीमतों में तकरीबन 5.5 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया। उससे पिछले साल इसी तरह सालाना जो असेसमेंट इनकी एडजस्टमेंट होती है उसमें 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। तो मजमूई तौर पर
गुज़श्ता 3 सालों में, जिसमें ये वाला साल भी शामिल हो गया है, पिछले 2 साल और तीसरा ये साल, को तकरीबन 2000 अरब रुपया जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर और जो बाकी कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान के, उनसे इजाफी वसूल किया गया। अब ये तो होगी एक चीज़। दूसरा ये हो रहा है एक और भी चीज़, ये जो इंडस्ट्रियल पैकेज की बात कर रहे थे, अब देखें ना, हम इस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे थे कि हुकूमत ने जो बरामद कुनंदगान है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है, ठीक है, इनकम टैक्स लगाया। कल भी आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये यू टर्न नहीं लेंगे। ये एक तरफ उनके जो ऊपर इजाफी बोझ पड़ना है इनकम टैक्स का एक्सपोर्टर्स के ऊपर, वो 125 अरब का है। तो 125 अरब का बोझ आपने एक्सपोर्टर्स पे जो डाला है, उसके बदले में पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपने 240 अरब रुपए की रिलीफ दे दी है। ठीक है, क्रॉस सब्सिडी का बोझ था, वो तो मेरे ऊपर आज भी, आपके ऊपर भी है, उनको रिलीफ दे दी। एक और जो चीज नाज़रीन को ब्रेक पे जाने से पहले बताते जाएं कि इस वक्त 3-4 बड़े प्रपोजल हुकूमत के सामने आ गए, क्योंकि ये ऐसा बजट है जिसका वफाकी काबीना को भी नहीं पता कि क्या पास हुआ। इसके ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले 2 हिंट्स आपको ड्रॉप करते जाए कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म और जो वज़ीर ख़जाना है हमारे, उनके सामने ये कंसिडरेशन है कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर इजाफी बोझ पड़ा है टैक्सेस का, वो, और जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर आपने इनकम टैक्स का इजाफी बोझ डाला है वो, और तीसरा जो बच्चों के दूध के ऊपर सेल्स टैक्स का रेट है 18% वो, और चौथी चीज जो फाटा के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया गया था, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं जो केपी में मर्ज हो चुके हैं, उनके ऊपर इस दफा सेल्स टैक्स लगा दिया गया। उनको 5-6 साल की छूट थी। ये सारी चीजें अब री ओपन होने जा रही हैं। जरा ये बता रहे हैं कि शायद इसमें कुछ रद्दोबदल इनके रेट्स में है। यहाँ